अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आप लोगों के साथ एक ये पीडीएफ शेयर किया। वर्कशीट्स हैं, 2-3 वर्कशीट्स हैं, तो उसमें से अभी फ़िलहाल मैं ये पहली वाली वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। दी पहले तो कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर सारे आपके पास फार्मूला लिस्ट है, तो ये फार्मूला लिस्ट तक तो आपको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह एग्ज़ाम में। ये सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये प्रैक्टिस वर्कशीट है जो कि आप जस्ट पास पेपर्स के क्वेश्चंस ही हैं और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं इस तरह के। तो उसी को ये सर दानियाल हुसैन ने शेयर किए बना के। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0.35। ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0.35 कैसे सॉल्व होता है। पहले तो आपको ऑब्वियसली इसको रेसिप्रोकल को ख़त्म करना होगा। इसके रेसिप्रोकल को ख़त्म करोगे और फिर आपके पास जो है ये आएगी। ठीक है, पहले इसका फ्रैक्शन आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें इसको। 0.35 जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल आप ख़त्म कर देंगे, नीचे 1 आएगा। 2 नंबर है, 3 डेसिमल के बाद तो 2 ज़ीरो आ जाए, ये बनेगा 35/100। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और 35 आ जाएगा नीचे। अब इसके इक्वल तो मैं नहीं लिख सकता, 100/35 हो जाएगा। 100/35 को अब आप कैलकुलेटर में, अपने पास कैलकुलेटर होगा आपके पास, उससे आप इसको चेक कर लेंगे जी 100/35 क्या होता है, वो आपको बता देगा। लेट मी चेक क्या होता है 100/35। एक मिनट। ओके जी, 100 divided by 35, दिस इज़ 2.857। ठीक है, 2.857। अगर आप 7 को ख़त्म करना चाहो तो ये 6 हो जाएगा। 8586, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो आप भी डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखते हैं। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसकी आंसर की भी मैं साथ मैंने निकाली है। क्वेश्चन में दी है वर्कशीट के नीचे सबसे लास्ट के अंदर आंसर की भी है, तो एक टैब आंसर की हम लगा लेते हैं। 20/7 ओ ई मीन और इक्विवेलेंट सही है। 20/7 भी लिख दें वो भी सही है, ये डेसिमल की फॉर्म में लिख दें वो भी सही है, दोनों सही आंसर। 20/7 भी सही है। ठीक है, 20/7 कैसा आता है, इसको आप डिवाइड कर लें 5 से। 5 2 ज़ा 10 और 0, 5 7 ज़ा 35, तो 20/7 हो गया। अब क्योंकि ये पेपर 2 की प्रैक्टिस है, अगर ये पेपर 1 के लिए होता तो आप बस इसको 20/7 कर लेते। अब पेपर 2 में आएगा, अगर लेट सपोज पेपर 2 में आता है तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आइए आपके पास कैलकुलेट 4 स्क्वायर माइनस 1.9। तो ये जी हो जाएगा 16 माइनस 1.9 अपॉन 3.2 में से 2.6 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 0.6। ऊपर 4 का स्क्वायर 16 है, ये भी कैलकुलेटर वर्क सीधा सीधा सा 16 माइनस 1.9 14.1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये बनता है 23.5। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हो गया आपके पास। सही है जी, सिंपल कैलकुलेटर वर्क है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देख लें 23.5। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, 2 के बाद चलो जी 4 आ गया 12। अच्छा, नेवन एंड एस्टर शेयर सम मनी इन द रेशियो 5:7 हो गया। नेविन शेयर जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी, तो टोटल मनी का जो नवीन के पास आएगा शेयर वो है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी। अब सर रेशियो हमारे पास है 5:7। परसेंटेज में अगर आप देख लें तो दोनों की परसेंट अगर रेशियोज हम ऐड करें तो टोटल रेशियो का मतलब क्या है, 5 + 7 हो जाएगा 12। तो 12 रेशियो एज अ परसेंटेज क्या हो जाएगा 100। तो नवीन शेयर की बात की जा रही है, तो नवीन्स की हैं जी 5 शेयर, आउट ऑफ टोटल शेयर कितने हैं 12, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं
तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे जी, परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। तो 5/12 कितना बनता है? 5/12 करेंगे तो अब इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। 500 डिवाइडेड बाय 12 तो ये बनता है तकरीबन 41.67 41.67% बनता है जी नवीन शेयर। बी पार्ट है फाइंड एस्टर शेयर्स एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। अच्छा जी, इनका जो शेयर है वो कितना होगा? इनका शेयर हो जाएगा सेम इसी तरह 7/12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 58.3। ये आ जाएगी जी 58.3%। सही है, ये आ गया बी पार्ट। सी पार्ट है नवीन शेयर इज़ $160। नवीन का शेयर जो है $160। तो ये जो आपके पास 5 रेशो है, नवीन की परसेंटेज क्या है, एज अ रेशो क्या है? नवीन एज अ रेशो अगर आप देखो तो 5 रेशो है, और शेयर वो बनता है कितना? 5 रेशो हैं कितने? वो 160। तो देखो इसके 2-3 मेथड यहाँ से आगे बनते हैं, यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लो। अब देखो नवीन शेयर था 5, और नवीन शेयर इन डॉलर्स अगर आप बात करें तो वो 160 है। यानी 5 रेशो जो वो कह रहे हैं, वो 5 रेशो का मतलब बनता है, 5 रेशो मीन्स होता है यहाँ पर 5 रेशो बेसिकली इक्वल है $160 के। ठीक है, तो अब आपने ये एस्टर का शेयर बताना, तो ये 7 रेशो है, तो 7 रेशो कितना बन जाएगा? 7 रेशो हमें नहीं मालूम, लेट सपोज कि जी वो x हो जाएगा। तो यहाँ ये वाले मेथड से भी आप कर सकते हो। 5 को x से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स, और 160 इंटू 7 हो जाएगा। 5 को आप उधर x इधर ही रहने दें, 160 इंटू 7 अपॉन 5 करें, 32। अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर है, 224 आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये आ गया 224। क्लियर हो गया यहाँ तक? सिंपल, आपने रेशो मेथड से किया, आंसर आ गया आपके पास। अब मैं आंसर्स भी चेक कर लेता हूँ इसके। अच्छा जी, 224 अभी आया, 140 और 41.7। 224, अच्छा 41.7 पहला था। बी पार्ट का आंसर 140%। 140 क्यों इसमें दिया? एक मिनट है। फाइंड एस्टर शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। ओह सॉरी, एज अ परसेंटेज नहीं बोल रहा। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एस्टर शेयर्स एज अ परसेंटेज। एज अ परसेंटेज अगर होता ना, सिर्फ इतना लिखा होता, फाइंड एस्टर शेयर्स एज अ परसेंटेज, दैट्स इट। एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी होता है, जिस तरह नवीन है। फाइंड एस्टर शेयर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मनी, तो फिर तो ये करेंगे, मैंने सही से पढ़ा नहीं। फाइंड एस्टर शेयर्स एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। नवीन शेयर के हिसाब से अगर आप देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा, नवीन शेयर्स। ठीक है, नवीन शेयर के हिसाब से आपने बताना है। तो नवीन के शेयर के हिसाब से इसकी क्या परसेंटेज है वो देख लें आप। इधर देखें जी, इसको रेस करते हैं। देखिए नवीन के शेयर के हिसाब से अगर आप बताएं तो अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। नवीन शेयर है 5, इसको आप देख लें, सपोज़ कर लें कि हम सपोज़, क्योंकि नवीन के शेयर के हिसाब से बताना, तो नवीन के शेयर को हम सपोज़ कर लेते हैं 100, और एस्टर्स का शेयर हमें नहीं पता, लेट सपोज 7 है। ठीक है ना, मतलब नहीं, रेशियो तो हमें पता है, परसेंटेज नहीं पता। ये 5 जो नवीन की है उसको आप 100 सपोज करेंगे, क्योंकि कह रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। तो नवीन शेयर 5 है, इसको आप 100 सपोज करें। ठीक है, 100%। तो अब उसी हिसाब से 7 जो होगा वो कितने परसेंट होगा, उसी हिसाब से अगर हम 7 देख लें तो वो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 को x के, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इंटू 100 इंटू 7। अच्छा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ। 5x इज़ इक्वल टू 700, x इज़ इक्वल टू 700 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा जी 140। सही है, 700 अपॉन 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140%। ठीक है, क्लियर होगी? मैंने ये पॉइंट अच्छा है, गौर से पढ़ें।
फाइंड एसेट शेयर्स एज अ परसेंटेज, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, आगे मैंने नहीं उसको पढ़ा, तो यह गौर नहीं किया मैंने, तो वो चीज़ क्या हुई, वो गलत होगी। लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, कह रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ नवीन शेयर। नवीन शेयर्स के परसेंटेज से बताएंगे, तो जिसके परसेंटेज से कहा जाए ना, फिर उसको लेट सपोज ये कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस के अंदर भी शायद आपने पढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस फिर उसके हिसाब से वो आगे जाती है। तो नवी एज अ परसेंटेज, बस आप सिंपल इतना ज़हन में रखें कि एज अ परसेंटेज अगर बोला जाएगा तो फिर जिसको बेस बनाया जाएगा उसको 100% सपोज करेंगे और दूसरी चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली आप आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 140 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, सो सिंपल। 5 3 15, 5 2 10 इज इक्वल टू 17। 15 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 10। 15 माइनस 17 हो जाता है जी -2 इज इक्वल टू -10x, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 2/10 इज इक्वल टू x, तो x हो जाएगा 1/5। x 1/5 हो जाएगा, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.2, वो आपकी चॉइस है। इन्होंने 1/5 ही लिखा है, ठीक है। अब ये परेशान नहीं होना कि हमने 1/5 लिखना है या क्या, आप 1/5 लिखने वो भी सही है, क्योंकि ये अगर पेपर 1 में आए तो फिर तो ठीक है, लेकिन पेपर 2 में आए तो एक स्टेप ज़्यादा कर लें, ये यहीं पे रोक दें तो भी ठीक है। 6 पे आ जाएं। The diagram shows a trapezium ABEF joined to a square ABCD. ABC is a straight line and AB is 7 cm. AF और BE का रेशो यहाँ पर आपके पास है, AF A से लेके F तक है 3 रेशो और B से लेके E तक बनता है 2 रेशो। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर है जी। अब इसका एरिया 32 है, स्क्वायर का एरिया 32 है। 32 से अब आपके ज़हन में आना चाहिए कि 32 बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसका एक साइड अगर आपको कहा जाए तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABEF, आपने इस पूरी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। देखिए इसको थोड़ा मैं छोटा करूँ, इस पूरी ट्रेपीजियम के एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो अब यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABE और F। अच्छा, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है 32। स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एरिया स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे है 32, लेंथ स्क्वायर हो गया जी 32, अंडर रूट लगा दें आप, तो एक लेंथ कितने की आएगी, अंडर रूट 32 की। इसको मैं अंडर रूट 32 ही लिखा रहने देता हूँ, आप चाहें तो डेसिमल में कर लें, मैं अपनी आसानी के लिए लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट 32 आपने लिख दिया, यानी एक लेंथ इसकी 32 है। अब ये जो इसकी लेंथ है ऑब्वियसली यहाँ पे भी अंडर रूट 32 है, ये भी अंडर रूट 32 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 रेशो है ये अंडर रूट 32 हो गया, और ये जो 3 रेशो है ये कितना है, पहले तो आप ये चेक कर लो, ये 2 रेशो अंडर रूट 32 हो गया, ये 3 रेशो क्या है, अब ये देखो ज़रा, 3 रेशो हमें नहीं पता, इसको आप x कह लो। 2 रेशो आपको पता है, 2 रेशो इक्वल होता है 32 के, अंडर रूट 32 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 3 इंटू अंडर रूट 32 इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स। 2 को नीचे भेज दें अब आप, 3 अंडर रूट 32, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, 3 अंडर रूट 32, ये बनेगा 16.97, इसको डिवाइड कर लें 2, तो ये है 8.48, ये आ गया x 8.48, यानी यहाँ पे 8.485 बन रहा है, 8.485 मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, ये 8.485, ठीक है। अब आप आ जाएं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए मैं साइड पे करता हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला बहुत दफ़ा बताया गया आपको, दोबारा यहाँ पे लिखने 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन AF प्लस BE, AF प्लस BE, और हाइट इन दोनों के दरमियान जो पैरेलल साइड्स हैं ये और ये 2 पैरेलल साइड्स हैं,
इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं हाइट, दैट इज़ 7। अब ये देख लें जी 1/2 ए एफ जो है वो अभी अभी आपने फाइंड किया 8.485 प्लस बी से लेके ई तक √32 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे आप। ये मैं इसको यहाँ सेपरेट कर दूँ, बस कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालें, कैलकुलेटर आपको इसका आंसर बता देगा। 8.485 प्लस √32, ये कितना हो गया जी, डैट इज़ 14.14 मल्टीप्लाई बाय 7 98.99 हो गई है, डिवाइडेड बाय आपने 2 कर लिए फाइनली, तो ये बन रहा है 49.49। सही है, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, 49.49। ठीक है ठीक है, तो ये अब आप इसको कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लें। समझ लिया आपने। चलें नेक्स्ट है राइट 0.0473 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस। डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ आता है, एक नंबर के बाद से डेसिमल यहाँ से उठाया और 4 और 7 के दरमियान में लगा दिया 4.73 इंटू 10 रेज़ पावर, क्योंकि डेसिमल को 2 नंबर मूव करवाया तो 2 हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस या माइनस, तो वैल्यू थी बेसिकली 0.047, 0.04 आपने बना दी 4.73, तो अब छोटे से आपने 0.04 को 4.7 बनाया, यानी बड़ा कर दिया। तो जब आप इस तरह करके बड़ा करेंगे तो पावर को फिर आपको माइनस में करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अगर बड़ा करेंगे तो पावर को माइनस में करेंगे, और अगर आपने छोटा किया है तो फिर पावर को प्लस में रहने देंगे, फिर प्लस करेंगे। तो ये है 4.73। ये भी बहुत डिटेल से इंडिसेस वाली वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताई ये पॉइंट भी। ठीक है जी, आगे चलें। द नंबर्स इन द कैलकुलेशन इन रिटन फॉर्म, द नंबर्स इन द कैलकुलेशन आर रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड द वैल्यू ऑफ डी। चलें जी, सी और डी की वैल्यू कैसे होगी, ये जो वैल्यू है डी, इसको आप इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.7 इंटू 10 रेज़ पावर 4 इज़ इक्वल टू 2.25 इंटू 10 रेज़ पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है सी इंटू 10 रेज़ पावर डी। ठीक है जी, अब आपको ये बात मालूम है यहाँ पर कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको रहने देता तो भी सही था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ये ज़्यादा सही। देखो 2.25 है मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपस में प्लस नहीं हो रहा ना माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का फिनोमेना ईजी है। 2.25 मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं तो ये 2.25 सी इंटू 10 रेज़ पावर, ये -4 और ये 10 डी है, तो बेसेस अगर सेम हो तो पावर्स ऊपर से ऐड हो जाएंगी, -4 प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास 2.7 इंटू 10 रेज़ पावर 4, राइट। अब ज़रा यहाँ देखो, इंटू 10 रेज़ पावर 4 है और इधर इंटू 10 रेज़ पावर, जब ये इक्वल है ना, जब आप ये कह रहे हो कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ 2.7 किसकी इक्वल हुई, ये इक्वल हो गई 2.257 सी के। ठीक है, ये 2.257 सी के मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 प्लस डी, तो ऊपर से पावर पावर की इक्वल हो जाएगी। तो ये पावर है इधर 4 और इधर पावर है -4 प्लस डी। अब इसको आप आपस में सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2.7 इज़ इक्वल टू 2.25 सी। सी 2.25 को उधर भेज दो, 2.7 डिवाइडेड बाय 2.25, अब 2.7 है डिवाइडेड बाय 2.25, 2.7 डिवाइडेड बाय 2.25, ये बन जाएगा जी 1.2। सी आ रहा है 1.2। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इधर देखो तो 10 रेज़ पावर 4 और इधर 10 रेज़ पावर -4 प्लस डी है, -4 को इधर भेज दो, +4 हो जाएगा, डी की पावर 4 + 4 हो गया 8, तो डी आ गया जी 8। क्लियर, सिंपल है।
जब दो चीज़ें इक्वल हो जाती हैं ना, जिस तरह ये इक्वल की एक तरफ एक वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि बेस बेस के इक्वल है तो फिर पावर पावर की इक्वल होगी। ठीक है, अगर कोई अननोन बेस के अंदर है, जिस तरह 2.25c है, तो ये 2.7 है, तो ये आपस में इक्वल हो गए, और पावर पे पावर के साथ इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा हुआ कि जी इक्वल है। सही है, कॉपी कर लें इसको, चेक भी कर लेता हूँ मैं। 1.2 और 8, ठीक है जी, 1.2 और 8 सही है। वीडियो रोक के कॉपी कर लें इसको, आगे चलें। चलें 12 बजे 5x², अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। 5x², ये माइनस वाला पहले तो हमेशा ऑर्डर के अंदर लिखते हैं आप इक्वेशंस को। -x² -7x + 6x, लाइक टर्म्स एक तरफ, -7 + 6 क्या हो जाता है -x। मुझे बड़ी हैरत होती है जब स्टूडेंट्स इतनी बेसिक लेवल की गलतियां करते हैं, इतनी दफ़ा समझाने के बावजूद भी। 5x² -x² हो जाता है 4x², -7 + 6 हो जाता है -x, -7 + 6 -1 होता है, तो ये -x हो गया। अब सिंप्लीफाई कर बोल रहे हैं, दोनों में ऑब्वियसली x कॉमन है, तो x कॉमन लें आप। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x कॉमन लिया आपने, और 4x - 1, ठीक है जी, x कॉमन लेके 4x - 1 हो गया x। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। बी पार्ट है 4x/3y, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 9y ऊपर 2a नीचे। अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। 3 3 = 9, 2 2 = 4। ये y इस y से कैंसिल हो रहा है। आप चाहें तो सारा कुछ एक ही स्टेप में कैंसिल ना करें, आगे जाके एक और स्टेप में कर लें कैंसिल। 2 3 = 6। अच्छा, यहाँ x बच गया, नीचे 3 भी कट गया, y भी कट गया, और ये हमारे पास था 2a, तो a बच गया यहाँ पर। 2 3 = 6 x, नीचे से खाली a बच गया, तो 6x/a, 9 मत समझ लेना इसको। सही है, ये भी चेक कर लूँगा, 6x/a और 4x - 1, ठीक है। अच्छा, और आगे चलें जी, चलें नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन जून फ्यूल फॉर बस कॉस्ट $0.32 पर किलोग्राम पर किलोमीटर। फ्यूल फॉर अ बस कॉस्ट $0.32 पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बस अगर जाती है तो जो फ्यूल की कॉस्ट आती है 1 किलोमीटर पे $0.32 आती है। इन जून अ बस ट्रैवल्स 1800 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इन जून, बहुत सिंपल। 0.32 फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 1800 किलोमीटर के लिए क्या होगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x 1 = x, और 1800 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 0.32 से। 1800 मल्टीप्लाई बाई 0.32, इट इज़ 576 डॉलर्स, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाएं। इन जुलाई फ्यूल फॉर द बस कास्ट 7.5% मोर पर किलोमीटर देन इन जून। इन जुलाई द बस ट्रैवल्स 1850 किलोमीटर्स। अच्छा, 185, अब ट्रैवल बढ़ गया उसका, 1850 किलोमीटर हुआ, और फ्यूल जो है फॉर द बस कॉस्ट 7.5% मोर। अब 7.5% मोर हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न नहीं पता। हो सकता है फ्यूल एक्सपेंसिव हो गया है, या गाड़ी इतनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी नहीं रही है, वो ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन उसका बढ़ गया है, तो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो हमें नहीं पता। इन जुलाई फ्यूल फॉर द बस कॉस्ट 7.5% मोर। तो अब पहले 7.5% जो मोर है, पहले इसको चेक कर लेते हैं जी। 7.5% मोर जून से तो कितना होगा, जून में था आपके पास 0.32, जून में अगर 0.32 था तो इसका 7.5% मोर, इसको अब आप एज अ परसेंटेज 100% कह दें, तो जो इससे 7.5% ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 107.5, ठीक है।
ये एज अ परसेंटेज है 100% है। इसको अगर आप 100% सपोज करो तो जो चीज़ इससे 7.5% होगी वो कितनी होगी टोटल 107.5। इसको आप x कह दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.32 मल्टीप्लाई बाय 107.5, ये हो गया। अच्छा जी, ये है हमारे पास 34.4 इज़ इक्वल टू 100x। 100 को उधर शिफ्ट कर दें, 34.4 डिवाइडेड बाय 100। तो जी कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट होगी $0.344। पहले थे 0.32 थी, अब $0.344 होगी कॉस्ट उसकी जुलाई के महीने में। अच्छा, अब जुलाई में 1850, बाकी क्वेश्चन वही है। 1850 किलोमीटर हुई है, तो अगर ये 0.344 में 1 किलोमीटर चलती है तो 1850 किलोमीटर में कितने किलोमीटर चलेगी भाई? अगेन एक्स अननोन है, तो 0.344 मल्टीप्लाई बाय 1850, ये बन जाता है यहाँ पे। अब इसकी, अच्छा ये एक्स, ये भी एक्स हो गया, इसको वाई कह लो भाई, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसको वाई कह लें आप, अननोन है। तो इसको मैं एक दूसरा अननोन यूज़ कर लिया $636.4। एक्स भी रहने दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्स हमने इसको कह दिया है तो अब इसको कोई और अननोन कहेंगे। 0.344 मल्टीप्लाई बाई 1850, ये बन जाता है 636.4। तो क्वेश्चन है कि जी दोनों का फ्यूल डिफरेंस बताएं। फ्यूल डिफरेंस है 636.4 माइनस 576, ठीक है, बस ये आ गया आंसर। इसमें से अब आप पिछले महीने 636.4 माइनस 576 करेंगे तो ये आ जाता है, डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है $60.4 का। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर चेक करते हैं, 576 और 60.4, ठीक है। समझ में आया भाई? थोड़ा सा उसने घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। कॉपी कर लिया, चलें। P is the point 410 and Q is the point -85. Find the coordinates of the midpoint of PQ. PQ के midpoint आपने बताना है। P है आपके पास, ये Q भी आपके पास आ गया। midpoint का फार्मूला आपको पता है। midpoint कैसे आता है? x1 + x2 अपॉन 2। ये x1 इसको कह दो, इसको y1 कह दो, ये x2 कह दें, इसको y2 कह दो। दोनों को ऐड करें, -8 + 4 अपॉन 2, 10 + 5 अपॉन 2, कितना हो गया जी? -8 + 4 -4 अपॉन 2 और 15 अपॉन 2, तो ये बन गया जी -2 और 7.5। ये इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, चलें आगे चलें। फिर है जी लाइन एल हैज़ इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन आगे फाइंड द लाइन पैरेलल टू द लाइन एल। जितनी भी लाइंस पैरेलल होती हैं उनका ग्रेडियंट सेम होता है, पैरेलल टू द लाइन एल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, अब वो फर्स्ट को मैं डायग्राम बनाऊँ, ये है लाइन एल, इसके पैरेलल एक और लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है y = 6x - 1। इस लाइन का नाम है एल, अब इसको m कह दो, कुछ भी कह दो। ये जो लाइन m है ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब है ग्रेडियंट इसका भी सेम हो गया। ऊपर वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या है? ऊपर वाली लाइन का ग्रेडियंट 6 है, सिंपल है। यहाँ पे देखो, नहीं भी पता तो इक्वेशन से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इक्वेशन है y = 6x - 1। पहले तो y को सेपरेट करो, ऑलरेडी y सेपरेट है, अकेला है, तो y को सेपरेट होने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है उसको आप कह देते हो ग्रेडियंट। तो ये जर्नल इक्वेशन मैंने लिखी है, m और 6 ये दोनों आपस में सेम होगा, तो यहाँ पे ग्रेडियंट है इस लाइन का 6, और लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है जी, वो पॉइंट है आपके पास 0 और 3। तो जर्नल इक्वेशन लिखें y = mx + c। m की जगह m की वैल्यू लगा दी 6, और एक पॉइंट गिवन है x की वैल्यू 0 है वहाँ पे, और y की वैल्यू 3 है। तो 3 6 × 0 0 और c, तो c की वैल्यू आ गई जी 3। एक दो फिर दोबारा इक्वेशन बनाएंगे, y = mx। अब m की जगह लगाएंगे 6x + c की जगह लगा देंगे 3। ये आ गया आपके पास y = 6x + 3, दूसरी लाइन।
फिर है जी राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल। चलें अब इस लाइन एल के परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह करके एक और लाइन है वो यूँ परपेंडिकुलर, इसको हम कह देते हैं लाइन एन फॉर एग्जांपल। तो इस लाइन का ग्रेडियंट बताएं जी, फाइंड डाउन द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर। इस लाइन का ग्रेडियंट बताएंगे तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो एक का ग्रेडियंट 6 है, दूसरी m2 है, 6 को उधर भेज दें, -1/6। क्लियर हो गया जी। दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ये ग्रेडियंट आ गया। फाइंड द इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब ये इंटीजर वैल्यू है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ब्रेक कर लो, -1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4 - 2x एंड 4 - 2x इज़ लेस दैन 8। अब यहाँ पे -2x को उधर भेज दो, इस -1 को इधर भेज दो, तो ये 2x इधर आ जाएगा। 4 + 1 आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, 4 + 1 5 और x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5/2। यहाँ पे -2x चलो उधर ही रहने देते हैं, 8 - 4 हो गया, -2x इज़ लेस दैन 4। -2 जब उधर जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 4/-2 और x इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5/2। तो ये इनइक्वालिटी आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बताना आपने। ग्रेटर दैन -2 है जी, ग्रेटर दैन -2 में क्या आ जाता है, ग्रेटर दैन -2 में -1 आ जाता है, 0 भी आ जाता है, +1 भी आ जाता है। 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो 2.5 से नीचे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे नंबर आ जाएंगे, -1, 0, 1 और 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही है, -1, 0, 1 और 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, खुद या वीडियो पॉज करके तो कॉपी कर लिया करें इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द इनइक्वालिटीज़ दैट डिफाइन द अनशेडेड रीजन आर। अच्छा जी, अनशेडेड रीजन आर है, इसको आपने डिफाइन करना, ये है अनशेडेड रीजन आर। इसमें से कोई भी इनइक्वालिटी इन्होंने नहीं बताई हुई। अब ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि लाइन की इक्वेशंस भी नहीं गिवन है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, और दैट्स इट। ठीक है ना, ये तीन ही लाइन है जो बाउंड्री पे, ये लाइन बाउंड्री पे नहीं है, इसकी अंदर आ रही है, इसको छोड़ दें, इसको आप नहीं कंसीडर करेंगे। जो बाउंड्री पे हैं सिर्फ उसको देखेंगे। तो ये तीन लाइन है, पहली लाइन तो ये है, इस लाइन को देख लो। सी इस लाइन का बहुत सिंपल है, सी होता है कि जी लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ काटा है, इस लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ काटा है, 2 पे, यहाँ काटा है, तो इस लाइन का हो गया सी, तो हो गया 2। ग्रेडियंट कैसे होगा, कोई से 2 पॉइंट ले लें जी, फर्स्ट करो एक तो यही ले लो आप, ये है x0 और y2 है, एक पॉइंट और ले लो आप इस लाइन पे, यहाँ जाके ये x -2 और y3 है, -2 और 3, आप अपनी चॉइस से भी पॉइंट्स ले सकते हो, -2 और 3 है, तो ये हो जाएगा जी 3 - 2 1, 3 - 2 हो जाता है 1, -2 - 0 हो जाता है -2, 1/-2। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू mx मीन -1/2x प्लस सी की जगह आपने ले लिया है यहाँ पे 2। ठीक है, इसको अगर आप एक सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2y इज़ इक्वल टू -x + 4। एक स्टेप और कर लो, -x को इधर शिफ्ट कर दो तो ये +x हो जाएगा, x + 2y इज़ इक्वल टू 4। ये आ गई जी फाइनली इस लाइन की इक्वेशन। सही है, ये फाइनली इस लाइन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद आ जाए जी, ये वाली लाइन है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल है। इस लाइन की इक्वेशन है जी, ये x एक्सिस को कट कर रही है -4 से, तो अगर ये x एक्सिस को -4 से कट कर रही है तो हमने यहाँ पे ये करना है कि इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज़ इक्वल टू -4। सही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो बहुत सिंपल होती है, कौन से एक्सिस को कहाँ काट रही है, ये x एक्सिस को काट रही है -4 पे, इसकी इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू -4। राइट, तीसरी लाइन ये आ जाए आपके पास,
इस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो इस लाइन का सी भी बहुत सिंपल है, इस लाइन का सी है जी 1। ग्रेडियंट इसका फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर यही फाइंड करते हैं। एक पॉइंट तो आपने ये वाला ले लिया इसका, यहाँ पे x 0 है, y 1 है। एक ये वाला ले लो यहाँ पे, अब मुझे तो पता है इसका ग्रेडियंट -1 है, सॉरी +1 है, लेकिन x -1 है, y 0 है। अब इसका कैसे आएगा, y2 - y1 0 -1 अपॉन -1 -0, तो -1 अपॉन -1 हो जाता है ग्रेडियंट 1। इसका ग्रेडियंट 1 है और c इसका क्या है, वो भी 1 है। तो इक्वेशन क्या हुई, y = mx + c, m भी 1 है, mx यानी 1x को आप x ही लिखेंगे प्लस c, अब c भी इसका 1 ही है, तो y = x + 1। अब ये तीनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है, तीनों इक्वेशंस आ गई। अब आगे का काम बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं इधर ही लिख रहा हूँ इसको। देखें, अगर हम इस लाइन की बात करें, ये फ़र्ज़ करो जो पहली वाली लाइन जो हमने देखी थी x + 2y = 4, ये वाली लाइन, इस लाइन के हिसाब से अगर आप देखें तो रीजन कहाँ है, इस लाइन के हिसाब से अगर आप यहाँ बैठे हो तो रीजन नीचे की तरफ है। तो हम लिखेंगे x + 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। पहले आपने इक्वेशन फाइंड की, अब आप इनइक्वालिटी बताएंगे। x + 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। इस लाइन के अकॉर्डिंगली सी इजी, ये जो दूसरे नंबर पे हमने फाइंड की थी ये वाली लाइन, x = -4, इसके अकॉर्डिंगली रीजन आगे की तरफ है, तो ग्रेटर x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -4। भाई अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे, रीजन कहाँ पर है। अगर मैं आपको दीवार के साथ यहाँ खड़ा कर दूँ तो आप क्या कहेंगे, रीजन कहाँ है, आगे की तरफ, तो ग्रेटर हो गया। अगर आप कहते हैं पीछे की तरफ है तो फिर स्मॉलर था, अभी तो आगे है। अब ये थर्ड लाइन ये वाली हमने देखी थी डॉटेड लाइन, इसके अकॉर्डिंगली रीजन कहाँ है, इसके अकॉर्डिंगली रीजन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे तीसरी लाइन थी हमारे पास y इज़ लेस दैन और इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन में इक्वल टू नहीं होता, बाकी सब वही है। y इज़ लेस दैन x + 1, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। चेक कर लेते हैं, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -4, y इज़ ग्रेटर दैन x + 1। y इज़ एक एक करके देखें मुझे याद, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -4, एक तो ये होगी x इज़ ग्रेटर इक्वल टू -4, ये सही हुई। अच्छा, उसके बाद है y इज़ ग्रेटर दैन x + 1, y इज़ ग्रेटर दैन, वेट अ मिनट, ओ हाँ सही है, ये देखो ग्रेटर दैन है, इस लाइन से ऊपर की तरफ है ना, तो ग्रेटर लिखना था, मैंने स्मॉलर क्यों लिख दिया, ये हाँ ये सही है। y इज़, ये देखो ये लाइन है, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप क्या कहेंगे, रीजन किधर है, ऊपर है, ठीक है ना, तो y इज़ ग्रेटर दैन, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन आना था, y इज़ ग्रेटर दैन x + 1, ठीक है। और थर्ड है x + 2y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, x + 2y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें आप ये कहें कि जी एग्ज़ाम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया या गलत किया, मैं तो भी आंसर देख रहे हैं सर आप, देखो आंसर मैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए देख रहा हूँ, एग्ज़ाम में बहुत सिंपल है। फ़र्ज़ करो रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट ले लो, ये रीजन के अंदर पॉइंट है, ये ले लो, ये ले लो, जो भी आपका जी चाहे, मैंने ये लिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x है -2, y क्या है इसका 2, x -2 y2। अब ये पॉइंट्स यहाँ लगा के चेक करते जाओ, x की जगह इधर लगाओ -2, y की जगह लगाओ 2, तो ये पहला वाला हो गया -2 और 2 2 ज़ 4, तो -2 + 4 क्या हो जाता है 2, तो 2 इज़ लेस दैन 4। सिमिलरली यहाँ x की जगह -2 लगाओगे आप, खाली एक ही x, तो x की जगह -2, तो -2 इज़ ग्रेटर दैन -4, यस बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना, -2 इज़ ग्रेटर दैन -4, ठीक है। यही आप यहाँ पे लगाओ, y की जगह, ये जो थर्ड वाला था, थर्ड वाले में था ना इशू, y की जगह आप लगा दो -2 ग्रेटर दैन x की जगह लगा दें -2 + 1, तो 2 इज़ ग्रेटर दैन -2 + 1 क्या हुआ -1। अब फ़र्ज़ करो 2 इज़ ग्रेटर दैन -1 होता है, जी हाँ बिल्कुल 2 इज़ ग्रेटर दैन -1। अब फ़र्ज़ करें एग्ज़ाम में किसी ने उल्टा लिखा हुआ, आप एग्ज़ाम में लिखा है 2 इज़ लेस दैन, यहाँ पे लेस दैन डाला था, तो अगर आपने लेस दैन डाला था तो इस जगह पे आके आपको पता चल जाएगा कि 2 इज़ लेस दैन -1, तो आप देखोगे नहीं 2 इज़ नॉट लेस दैन -1, इसका मतलब इनइक्वालिटी आपने गलत डाली, तो उसको